स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज हम क्लास 10th के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2023 में जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, क्लास 10th विज्ञान और आपका जो है सो 2022 से 23 का ये मॉडल पेपर है और ये जारी कर दिया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जान लें कि इसमें करीब कुल 40 क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इसको देरी नहीं करें, आप कोई चीज़ इधर उधर से नहीं पढ़े, डायरेक्टली मॉडल पेपर को सॉल्व करें। इसके बाद जब टाइम बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज़ रिवाइज करेंगे, ठीक है, इधर उधर से। लेकिन अभी आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देख रहे हैं क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही आसान सा आंसर इसका है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अवतल दर्पण, ठीक है। हालांकि बहुत लोग समतल मार लेंगे, लेकिन समतल सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि समतल जो है सो हमारा जो है सो जितना हम लोग समतल जो होता है हम लोग घर में उपयोग करते हैं, लेकिन दाढ़ी के लिए स्पेशली जो एक दर्पण होता है जो फेस को थोड़ा बड़ा दिखाता है और दाढ़ी बनाने में आसानी होती है, इसीलिए अवतल दर्पण का यहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गोली दर्पण में फोकस से दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। देखिए वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, फोकस का जो संबंध होता है वो क्या होता है, F=R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक, यही इसका संबंध होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति ऐसा राशि है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए उत्तर लेंस जब बोले ना तो क्या हो जाएगा इसका 1 डायोप्टर, और वही सेम क्वेश्चन बोल दे कि अवतल दर्पण की क्षमता क्या होगी, तो आपका हो जाएगा उसमें ये वाला -1। ठीक है, ऊपर वाला। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, उत्तल के लिए 1 रखेगा, 1 डायोप्टर यानी कि प्लस में, और अवतल के लिए माइनस में। ठीक, तो माइनस में बहुत लोग मार देंगे, गलती हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। जैसे देखिए आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी इक्वल टू क्या होता है, तो जान रहे हैं फोकस इक्वल टू क्या होता है, 1/p, है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 हम लोग कर देते हैं और p कितना है 4। ठीक है, ठीक है, जो काटिएगा तो आपका आ जाएगा 0.25 आएगा। ठीक है, और 0.25 जो है ना आपका ये आने वाला है, ये आपका आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो मीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 0.25 मीटर, मीटर को गुना कर देंगे 100 से, तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये जान रहे हैं, तो कितना आएगा 2500। कहने का मतलब अब ये पॉइंट के बाद 2 जीरो 2 अंक के बाद तो कितना आएगा, कुल मिला के 25 सेंटीमीटर, राइट बी। ठीक है, आप इसको बी कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए अग्रदीप बोले तो आगे का जो होता है हेडलाइट। ठीक है, वाहन में आगे का लाइट जो होता है ना वो होता है हमारा किस प्रकार का, तो जान रहे हैं उसमें होता है अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, तो उसका जो देखिए वो होता है एक्चुअली में रेटिना। रेटिना को यहाँ पे दूसरा नाम से जाना जाता है दृष्टिपटल। ठीक है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन। रेटिना याद रखिएगा, रेटिना नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, दृष्टिपटल मारेंगे, यानी कि दृष्टि का पटल, जहाँ पे दृष्टि, जहाँ पे हमारा जिस सतह पे बनता है कोई भी प्रतिबिंब, है ना, वो दृष्टिपटल कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सामान्य नेत्र का दूर, है ना, बिंदु क्या है। देखिए दूर बिंदु बोला हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ के लगता है क्या कि 25 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन 25 नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी अनंत, क्योंकि देखिए बोलेगा निकट बिंदु, निकट बिंदु के लिए जो है सो अगर ये दूर नहीं बोले, है ना, बोल दे निकट, निकट बोले ना तब आएगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन जब बोलेगा दूर बिंदु तो हमारा अनंत हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पुतली। ठीक है, यानी कि आप जान रहे हैं कि हम लोग का लाइट जब आँख में कभी ज़्यादा पड़ता है तो आँख छोटा पड़ जाता है ना। चाहे हम लोग अगर अंधेरा में रहते हैं, लाइट जब कम रहता है हमारे आँखों के नज़दीक, तो हमारा आँख ज़्यादा खुलता है, तो इसका जो होता है कंट्रोल वो कौन करता है, पुतली करता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो जानते हैं वो उल्टा होता है। उल्टा होगा तो हम जानते हैं वास्तविक बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा निम्न में किसकी इकाई है कि बता रहे हैं आप, तो जान रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन, कूलम्ब का सही मात्रक क्या है। देखिए एक पढ़ाया गया क्वेश्चन है, आप लोग पहले पढ़े होंगे, विद्युत आवेश। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। देखिए वो है ना, ये क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये तो नहीं होगा, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों पता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कभी भी पंखा घुमाए, जो कभी भी हम मोटर वाला सामान घुमाए तो है ना, उसमें जो मोटर घूमता है जो है ना वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर घूमता है। विद्युत ऊर्जा तो रहता ही है, लेकिन उसमें यांत्रिक ऊर्जा भी मतलब जो है सो परिवर्तन करता है। ठीक है, अगर आप फैन ऑन किए हुए हैं, चाहे आप
मशीन ऑन किए हुए हैं, मोटर ऑन किए हुए हैं, जो भी पंखा से संबंधित जो भी बस मशीन होती है मोटर से संबंधित, तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है वो यांत्रिक में कन्वर्ट करके वो उसको मतलब चलाता है। ठीक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि जल जो है ना विद्युत के साथ क्या कर रहा है, अपघटन कर रहा है, यानी कि टूट रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, जो चीज़ अगर एक से दूसरा अलग होता है तो होता है वियोजन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि CuO प्लस H2। ठीक है, और क्या कर रहा है इसका उत्पाद? CuH2O दे रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन में जोड़ा जाता है तो कॉपर अलग होता है और H2O यानी कि जल बनाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जैसे देख रहे हैं इसमें एक चीज़ और बोला हुआ है, दी हुई अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए, उपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का मिल जाना है ना, यानी कि आपका हाइड्रोजन क्या किया, जुड़ गया है ना, ऑक्सीजन में जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर रहा है, आपका उपचयित हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा H2 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, दी हुई चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। देखिए प्रश्नावली है, प्रश्नावली में लोहे की कील है, यानी कि कॉपर, ये क्या नाम है, कॉपर सल्फेट में लोहे की कील को क्या किया जा रहा है, डुबोया जा रहा है। यानी कॉपर सल्फेट का जो होता है इसका एडिशन कीजिए Cu। ठीक है, प्लस क्या है, एक मिनट, CuSO4 ना, कॉपर सल्फेट है तो क्या हो जाएगा CuSO4। ठीक है, प्लस Fe। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि जब ये जब कॉपर सल्फेट जब आयरन से मिलेगा तो हो जाएगा क्या, FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, FeSO4। ठीक है, प्लस Cu अकेला हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि Cu मतलब कॉपर के साथ हमारा आपका सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट हो गया है, तो सल्फेट क्या कर रहा है, आयरन से बन गया, आयरन में जाके मिल गया है। तो ये अभिक्रिया जो है सो क्या कर रही है, यहाँ पे संयोजन कर रही है, नहीं वियोजन कर रही है। तो देख रहे हैं वियोजन होगा, नहीं विस्थापन होगा जी। विस्थापन क्या होता है ना कि एक को छोड़ के दूसरे साथ चले जाना, यानी कि इसमें एक होता तो क्या करेगा, अविस्थापित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। देखिए इसमें जो है सो प्राकृतिक सूचक के रूप में जो है सो हमारा डेटबस पत्र है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलता है अगला क्वेश्चन कि किसी विलयन का pH मान क्या है, 10 है, तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए 10 है यानी कि बहुत ज़्यादा चला गया है, और जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है क्षार। ठीक है, क्षार होता है। ठीक है, लवण नहीं होगा, अम्ल तो होता है इससे कम। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया चित्र का क्या सूचक है, क्या सूचित करता है। तो हमें हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, और सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। देखिए यहाँ पे जो है ना, कई प्रयोगशाला में जाओ तो ये होता है आपका चेतावनी चिन्ह। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, क्योंकि जो है सो यहाँ पे देख रहे हो कि ये यहाँ पे जब अम्ल है चाहे एसिड वगैरह, जिस पे इसका हाथ पे गिरा तो हाथ इसका जल गया। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा है चेतावनी, ऐसा नहीं करने का है, हाथ धोना है तो साबुन से धोइए, है ना, अम्ल से नहीं धोना है। चलता है अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए इमली में जो है ना टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है द्रव अवस्था में बोल रहा है और अधातु बोल रहा है, तो आपका है सो इसमें ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसको बहुत लोग बाइकार्बोनेट भी बोलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो परमाणु संरचना, द्रव्यमान, परमाणु की संरचना और परमाणु का आकार। तो इसकी जो आंसर है आप एक को कर लीजिए, क्योंकि परमाणु संरचना के ही आधार पे हमारा सारणी जो है सो बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो है ना, बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन जैसे देख रहे हैं सब 1 2 3 4 का करके दिया हुआ है, इसलिए है ना। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करते हैं तो ये हमारा आ जाता है आपका आ जाएगा पोटेशियम, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं, पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो यौगिक है, चाहे तत्व है, जो क्या है वो जान रहे हैं, पृथ्वी में जो भी चीज़ है वो खनिज है। ठीक है, खनिज जो भी चीज़ हम लोग निकालते हैं पृथ्वी से कोड़ के वो खनिज है। ठीक है, प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। देखिए प्रोपेनॉल है सो ये आपका अल्कोहल का जो है सो ये आपका समूह यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है सो जल का टूटना ये तो होता ही है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सो हो जाएगा डी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन,
फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो देखिए पौधा में जो है ना फ्लोएम जो है क्या करता है, खाना को बनाता है और सब जगह करता है वो, यानी कि ऊपर से नीचे सभी और करेगा, ठीक है, दोनों ओर करेगा, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी सभी ओर करेगा, ठीक, जड़ से लेकर के पूरा पत्तियों का और अन्य डालियों तक, ठीक है, खाना बनने के बाद जो भोजन होता है पौधों में। वृक्क की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका वृक्क। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ऑक्सिन, जिबरेलिन और एथिलीन, और देखिए एथिलीन, ठीक है, तो इसका आंसर आप कर लीजिए सी, है ना। चलता है अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है जिसे जान रहे, देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन बोलेगा तो ये आपका मादा है, यानी कि नर, ये हमारा अंडाशय में हो जाएगा, ठीक है, अंडाशय द्वारा, ठीक है। और वो टेस्टोस्टेरोन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये पीयूष का हार्मोन, वो क्या है, क्या नाम है, वो हो जाता है मानव हार्मोन, ठीक है, वो आपका वृषण द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जो संलयन करके क्या करता है? तो देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, निषेचन करता है, ठीक है। ये फोटो तो आप लोग जान रहे होंगे, बुक में है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मुकुलन, ठीक है, यानी कि ये मुकुलन हो रहा है इसका, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं कैसा? वो है आपका समजात अंग, अवशेषी अंग, जीवाश्म और असमजात अंग। तो इसका आंसर जो है सो जब समजात नहीं है तो असमजात हो जाएगा, ठीक है, समजात अंग नहीं होता है इसका, और ये होता है आपका असमजात, ठीक है। दिखता है कैसा लेकिन होता नहीं है। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो इसका आंसर आप जान रहे हैं मटर, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 36 निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो देखिए उत्पादक मतलब से हमारा है, तो इसका आंसर जान रहे हैं, उत्पादक क्षेत्र में हमारा घास होता है, घास ही हम सब चीज़ का उत्पादन करता है, ठीक है, ये सांप मेंढक तो करेगा नहीं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो प्रथम पोषक स्तर का, द्वितीय पोषक स्तर का, और तृतीय और चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम पोषक स्तर, ठीक है, क्योंकि यही हमारा जो है सो सबसे पहला, एक मिनट, हाँ, सबसे पहला आहार श्रृंखला बनाता है, क्योंकि इसी को लोग खा करके है ना जिंदा रहता है, ठीक है। प्रथम पोषक स्तर जो है हमारा घास फूस से ही आता है, सिंपल नहीं, शाकाहारी में आपका ही आ जाता है प्रथम पोषक, ठीक है। ओजोन परत का उपक्षय के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा है? तो देखिए CFC, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा का स्रोत नहीं, उदाहरण नहीं है? जो देख रहे हैं इसमें आपका है सो नाभिक की ऊर्जा स्रोत, ठीक है। कोयला तो है, जेब से निकला है, गोबर भी जेब से निकला है, लकड़ी भी जेब से है, ठीक है। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हमारा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पवन ऊर्जा का न्यूनतम जो है सो कम से कम जो है ना चाल होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 40 पवन ऊर्जा का जो न्यूनतम चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या हुआ कि ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज कंप्लीट हुआ। तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके ही जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा साइंस का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, और भी हमारे मॉडल पेपर आने वाले हैं, तब तक लिए आप लोग वेट करें, और थैंक यू तब तक के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।